अलावा भारत के 9 मित्र देशों के आमंत्रित सदस्य ने भाग लिए और 7 अन्य देशों के संगठनों ने भी भागीदारी की। और भगत से आतिथ्य सेवा से वह अभिभूत थे और थीम भी G20 का वसुधैव कुटुंबकम का है। वसुधैव कुटुंबकम हमने कभी नहीं बोला कि अपना है ये पराया है। हमारे यहां तो हमेशा इस बात को कहा गया है वयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत की इसी परंपरा ये सबसे बड़ी बात रही है। सदैव इस बात को महत्व दिया। और जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग, मैंने कल भी कहा था कि हर समस्या के समाधान के 2 रास्ते होते हैं, या तो उसमें भाग लो या भाग लो। और समस्या का समाधान नहीं किया तो भाग लो। ये समाधान करने वाली टीम है तो यहां भाग ली। जब हम यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत पे संदेश पहुंच रहा है, तब वो जाति की बात कर रहे हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे, ये सब जानते हुए कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पड़ा हुआ। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था पहचान का संकट लोग बताते ही नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं। इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पड़ा हुआ। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था पहचान का संकट लोग बताते ही नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़े विद्वान ने कहा कि समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम सब शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। और यह दृश्य अगर विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ सद्बुद्धि आए। महोदय, अलग अलग सेक्टर के जो कार्यक्रम हुए हैं या प्रदेश के अंदर, उन उपलब्धियों के माध्यम से देखी जा सकती है। अमृतकाल का प्रथम बजट देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में तब आया है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए आज उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह मुक्त है। सारे पर्व और त्योहार हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था फिर से प्रदेश के अंदर उछाल मारने के उतावली दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विकास की एक सही पटरी में आगे बढ़ा है। एक तरफ कोविड महामारी थी, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध भी था। पूरा यूरोप आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। 1947 में भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान था, आज उस पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक नेतृत्व की जिस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, पूरी दुनिया उसके प्रति अभिभूत है। हर भारतवासी को उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश अपनी इस भूमिका में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कैसे योगदान दे सकता है, यह बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो सदन में जो बजट आया था, इसकी थीम ये हम लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी।
अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को $5 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक संकल्प लिया है, उसके अनुरूप कार्य योजना बना करके भारत को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपनी आबादी के हिसाब से हम भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी आबादी के हिसाब से हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, और आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की सोच करने वाला, सोच रखने वाला, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को और मजबूत करने वाला यह 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया है। और इस बजट को प्रस्तुत यहां पर आज जब इसका जवाब दे रहा हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अलग अलग जो बजट प्रस्तुत किए गए थे उन सबकी अलग अलग थीम। पहला बजट अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 86 लाख अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं अन्नदाता किसानों से जुड़ी हुई उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया था। प्रोक्योरमेंट के परिणाम क्या है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न जवाब किया कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? आपने सिंचाई के लिए क्या किया, इसके भी अपने बात में। दूसरा बजट था औद्योगिक निवेश और अवस्थापना ढांचागत व्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। तीसरा था मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के जो कार्य हुआ। चौथा था युवाओं के विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नई कार्य योजनाएं प्रदेश के अंदर तैयार हुई। 21-22 का बजट उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ था। 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला बजट था। और 23-24 का हमारा बजट करीब सर्वसमावेशी समग्र विकास की सोच के साथ एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने वाले बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बजट के अलग अलग अगर आप देखेंगे तो बजट $1 बिलियन की दिशा में उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएगा, यह हम देख सकते हैं। पिछले कुछ समय से जो कार्य हुए, एक हमने जो कहा तो करके दिखाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने 130 संकल्प प्रदेश की जनता के सामने किए। यह बजट 110 संकल्पों को पूरा करता है और उसके लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान अगर देखेंगे कि 16-17 में प्रदेश का कुल जो रेवेन्यू था वह कुल प्राप्त होता था 86,000 करोड़। इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च 31 तक जो आज आने जा रहा है प्रदेश के पास, वह 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश के राजस्व में आने जा रही है। इससे पहले क्या होता था, मैंने कल भी कहा, प्रदेश में पहले सेल टैक्स और वैट था। इससे प्रदेश को कुल राशि मिलती थी 49,000 करोड़ से लेकर के 51,000 करोड़। आज राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है। यानी इतना बढ़ा है उत्तर प्रदेश को, इसका इतना लाभ होने जा रहा है। और स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक। आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही, 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा, 45,000 करोड़ के राज्य को इससे प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। एक पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। एक पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के
वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उनके नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया, यह तो आप देख सकते हो। ये तब हुआ है, ये तब हम कर रहे हैं जब डीजल पेट्रोल पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाने की बजाय हमने टैक्स को कम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर वैट कम किया। महंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम है, अगल बगल के किसी भी राज्य के अंदर आप देखेंगे सबसे कम है। यह उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है वह इसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश 2016-17 में 20% से अधिक जो राशि थी वह ऋणों के माध्यम से वित्त पोषण होती थी। बजट कुल बजट होता था 20% से अधिक, जो बजट से जो हम ऋण के माध्यम से देते थे। और 23-24 में जब बजट प्रस्तुत किया गया है, यह घट करके अब मात्र 16% हम ऋण लेकर के करेंगे। शेष अपने स्वयं के ओन सोर्स से यह बजट का पूरा पैसा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। पहले बजट का 8% जो भाग होता था वह ऋण के ब्याज चुकता करने में होता था। आज ये घट करके मात्र 6% तक आने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की नई प्रोग्रेस को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। और इससे पहले प्रदेश के अंदर जो बैंकों की स्थिति थी, हम उस पर आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन $1 ट्रिलियन के बारे में चर्चा करते समय हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या ये संभव हो पाएगा। हम कहते हैं कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता। नेक नियति चाहिए, नेक नियति के साथ आप काम करेंगे तो ही संभव हो पाएगा। ये संभव होगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है क्या? हमने संभव बनाया है। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश में टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। इनमें पहली सुरक्षा, पहला है शिक्षा का सेक्टर। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब एक साथ मिलकर के इस दिशा में समग्र शिक्षा है। और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद आज आपने देखा होगा, इसके बारे में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं। 2017 के पहले अगर मैं कुछ पेपर की क्लिप्स दिखाऊं तो हर व्यक्ति इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश से होता था। उत्तर प्रदेश उससे पहले कहां पहुंचा था, कहां लेकर चले गए थे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले क्या स्थिति पहुंचा दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर? 17 के पहले सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी 17 के पहले। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बहाली की पोल की रिपोर्ट ये 20 अगस्त 2015 की 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, सिंगल कमरे में। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई थी। ये उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का है। फ्रॉडिंग को ठीक करने का काम किया, बच्चों को फर्नीचर किया। हमारी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में जो पहले 1,34,00,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 1,34,00,000 बच्चे से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, 2 यूनिफॉर्म फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री।
आज 1,34,00,000 बच्चे से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, 2 यूनिफॉर्म फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी गई है। 1,91,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। किसी जाति, किसी मत और मजहब के साथ मत जोड़ो इन बच्चों को। जब इन बच्चों की हक को हड़प करके दुनिया में अपने संसाधन बढ़ाने का काम करते थे, तब क्या जाति नजर नहीं आती थी? क्या तब इन्हें जाति नजर नहीं आती थी? बच्चियां ज्यादातर ऐसी थी जो बेटियां हैं, जो नंगे पैर स्कूल जाती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए हर बच्चे के अकाउंट में जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। अभिभावक को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि नहीं, उन बच्चों के लिए जूता मोजा समय पर खरीद करके स्कूल भेजो। इस संख्या बढ़ी है। ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ये सुविधा आज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट में पैसा दिया गया। हर गांव और हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनेंगे। बहुत अच्छे विद्यालय बनने जा रहे हैं। अभी तो 18 अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं। और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी। लॉजिंग फूडिंग की सारी सुविधा बच्चों के लिए हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मतलब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है। अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है। इसको हर विकासखंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट विद्यालयों के साथ साथ शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन के विद्यालयों को भी उनके रिनोवेशन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हम पैसा देना चाहते हैं और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। और यही नहीं, उनके संस्कार होंगे तो अपनी विरासत को पोषेंगे। पोष नहीं रहे हैं। भगवान राम तक को नहीं प्रसन्न हुए और मध्यकाल के महान संत तुलसीदास जी को इस प्रकार की टिप्पणी दी गई। तुलसीदास जी की विरासत को देश और दुनिया आकर्षित होती है और तुलसीदास जी के साथ जुड़ाई है। बेचारे जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था, पोथी चोरी हो जाती थी, लेकिन समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं कर सकता। महाकाव्य दे दिया रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस मध्यकाल में भारत का मार्गदर्शन करने वाला, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने वाला। उस कालखंड में उनको भी अकबर के दरबार में बुलाया गया था। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही राजा है, वो राम है। राम के सिवाय किसी को मैं राजा नहीं मानता। तुलसीदास जी को रामचरितमानस के माध्यम से तोड़ने का जो है, उसी तरह एक शादी हुई है। हाँ, औरैया में हुआ है, औरैया में हुआ। मैं अभिनंदन करूंगा उसको जिन्होंने रामचरितमानस के कार्य के माध्यम से। हमारे यहाँ होता ही है हर एक जगह। अभी मुझे यद्यपि समय नहीं मिल पाता, लेकिन अभी मुझे पिछले सप्ताह एक शादी ब्याह के कार्यक्रम में भाग, वहां पे समारोह में जाने का मैं अवसर मिला था। सब लोग से जब मैं पहुंचा उसी समय वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक वही गाना बज रहा था जो रामचरितमानस में जनकपुर में उस समय का दृश्य होता है।
लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है, ये कौन लोग हैं जो विरासत को अपमानित कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राम को कोसा था, जनता ने उसको कहां पहुंचा दिया, ये भी सब लोग जानते हैं। अब जो लोग कहते थे अयोध्या में पर नहीं मार सकता, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। जनवरी 2014 में जब रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, पूरा भारत की पूरी दुनिया गौरवान्वित होगी, विरासत का सम्मान करेगी। राम की विरासत हम सबको गौरव की अनुभूति होगी। और हमने तय किया है संस्कृत विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है, और संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी देगी। रोहित कल्याण बोर्ड का निर्माण गठन तो हम कर ही रहे हैं, सारी उसकी कार्य योजना चल रही है। अच्छा होता विरोधी दल के नेतागण यहाँ पर इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, लेकिन विभाग है हमने पैसे की व्यवस्था की और पैसे की व्यवस्था के माध्यम से करें। उच्च शिक्षा के लिए पिछली बार 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़। इस बार 3 नए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराए गए, जो 3 असेवित कमिश्नरी थी। मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी का धाम बेलपाटन मंडल और मुरादाबाद। इन तीनों कमिश्नरी में हम एक नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है। फार्मा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के समकक्ष एक नया इंस्टीट्यूट हम गठित करेंगे, जो प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर की उन उपलब्धियों को लेकर के जाएगा, जो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में ढेर सारी संभावनाओं का, क्योंकि सबसे बड़ा श्रम बाजार अगर यूपी है, यूपी सबसे बड़ा बाजार है, तो यूपी फार्मा का भी सबसे बड़ा हब बनेगा। और इसके लिए फार्मा पार्क के साथ साथ इन कार्यक्रमों को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में प्रधानमंत्री कौशल विकास के साथ साथ अभी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक एमओयू वोकेशनल एजुकेशन ने किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का एक प्रोजेक्ट है। न्यू एज ट्रेड्स उसमें विकसित किए जाएंगे। यूपी के नौजवानों को उन ट्रेड के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और जॉब की गारंटी टाटा की कंपनियां ही उन्हें दे देगी। 35,000 नौजवान हर साल वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह काम इसी वर्ष से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एमओयू पूरा हो चुका है, ये कार्य भी आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 88% की शेयर टाटा की कंपनियां देंगी और 12% मात्र राज्य सरकार को देना है। 10 वर्षों तक चलेगा। 10 वर्षों तक देश के अंदर इन 150 आईटीआई के माध्यम से ही हम लोग 3.5 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें जॉब की गारंटी के उसके माध्यम से दे पाएंगे और उस तरह पर शेष अन्य आईटीआई को भी आगे विकसित करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में भी न्यू एज कोर्सेज को हम लाने का प्रयास करें, जो टेक्नोलॉजीज का है। नए इनोवेशन के लिए हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। बहुत सारी चीजों को हम उसके साथ आगे बढ़ाने का उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार ये कार्यक्रम हमारे जहां आगे बढ़ाने के कार्य चल रहे हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन में चल रहा है, उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य हुआ है। महोदय, दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अच्छी प्रगति की है। उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रोग्रेस इस दिशा में की है। और ये प्रोग्रेस किस हद तक की प्रोग्रेस है? कोविड-19 आज लगभग समाप्त सा हो गया है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आज कोरोना महामारी की स्थिति लगभग समाप्ति की कगार पर है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या दी? जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए की घोटाला की। उस समय कुछ क्लिपिंग हुआ करती थी।
एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एएलएस आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है, लेकिन 2017 से पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रही 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख लेकिन इससे पहले सुविधा नहीं थी। राजकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा 2017 के पहले नहीं थी। आज सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। बजट में भी इसकी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला यानी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 2020 में हम लोगों ने फरवरी 2020 में प्रारंभ किया था। अब तक 11 करोड़ 72 लाख 29,000 से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं और जिसमें से 2,770 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर रेफर करके उनके उपचार की व्यवस्था की गई है और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी आयुष्मान भारत के उपलब्ध कराए गए, गरीबों को उपलब्ध करवाए गए। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेली मेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महोदय, 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद थे जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना में 2020 में जब इसकी समीक्षा कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निकलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। फ्री दवा जो मिल रही है आज भी, वह माननीय श्री कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे 1997 में, तब मेरे प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी कभी गई नहीं, देखने के लिए तक नहीं गई। तो जो मरने वाले 50,000 बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे दलित समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से, उनके प्रति संवेदना कभी उनके मन में नहीं आई, कभी नहीं आई। जाति की लोग बात करते हैं, लेकिन एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक अति पिछड़ा व्यक्ति दवा के बहाव में दम तोड़ रहा था, लेकिन कभी उसका हाल देने के लिए नहीं गए, सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं था। आज मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने जो प्रयास किया, सभी विभाग मिलकर के कार्य प्रारंभ किए और यह परिणाम है। इनसे 96% मौत को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त कर ली है। हर विभाग ने अपना काम किया, आज परिणाम सामने है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण है। कालाजार और चिकनगुनिया के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की चर्चा को दुनिया ने भी माना है। WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश की चर्चा की है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का गठन किया और 18 से 22 के बीच में मात्र 3 वर्ष में हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए की बचत भी की और हॉस्पिटल में पहले से ज्यादा दवाइयां भी उपलब्ध करवाने का काम किया। महोदय,
मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अलग अलग अभियान चले। इन अभियानों के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 7 मार्च, 4 अप्रैल, 2 मई 2022 में अभियान चलाए गए और इन अभियानों में 36,82,000 बच्चों को, 10,31,000 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अभियान चलाया गया, जिसमें 7,13,61,000 से अधिक बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया। और प्रदेश के अंदर अगर हम लोग 2016 की तुलना में देखेंगे, ये सर्वे भारत सरकार के हैं, नेशनल एंटी हेल्थ सर्वे, 16 की तुलना में 19 में अगर आप देखेंगे, मातृ मृत्यु दर 197 थी, यह प्रति लाख, और घट करके 19 में 167 रह गई। अभी 22-23 के सर्वे आने बाकी है। शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु 30,000 प्रति हजार से 30 प्रति हजार से घट करके 2020 में यह 28 हो गई। शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार से 2020 में यह घट करके 38 हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 की तुलना में 19-20 में उत्तर प्रदेश के अंदर संस्थागत जो प्रसव है, ये 67% से बढ़कर के लगभग 84% हो गई। फुल इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण की जो स्पीड है, ये लगभग 70% से ऊपर हो गई और सकल प्रजनन दर ये 2.7% से घट करके 2.4% रह गई है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ। आप प्रदेश के अंदर हर जनपद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें इस बजट में भी प्रावधान किया गया है, जिसमें मातृ वंदना योजना के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत भी 418 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पीएससी और सीएससी के उनकी रिनोवेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज में सीटें भी दी जाती हैं। एक भी एम्स नहीं था। एमबीबीएस की सीटें केवल 1990 थी। आज प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का संचालन हो चुका है। एमबीबीएस की सीट बढ़कर के 1990 से बढ़कर के अब हमारे पास 3,828 और निजी क्षेत्र में अगर एमबीबीएस की सीटों को हम जोड़ दें तो 2,550 बढ़कर के 4,700 हो गई। यानी प्रदेश के अंदर आज कुल एमबीबीएस की सीटें हमारे पास 1990। लीवर का खराब होना मुख्य कारण है। एक अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करना तो सही कारण है। गौ आधारित खेती इसका एकमात्र समाधान है और इस प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश सरकार ने गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों को, बुंदेलखंड के 7 जनपदों को इसके दायरे में दिया है। इस पर हमारा कार्य चल रहा है। इस पर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और प्रदेश ने इसके लिए व्यवस्था की है और खेती के लिए भारत सरकार ने भी यूनियन बजट में व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर भी इसके लिए हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर यह वर्तमान में 85,710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ आधारित विषमुक्त खेती के कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इसको बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके लिए हमने टेस्टिंग लैब भी स्थापित की अलग अलग मंडियों में। प्रदेश के अंदर कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में किया जा रहा है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक लैब, इनकी टेस्टिंग लैब होगी जो बता देगी कि यह जो भी प्रोडक्ट है यह नेचुरल है, ऑर्गेनिक है,
और फिर उसका अच्छा नाम मार्केट में उन्हें प्राप्त होगा। सिंचाई की परियोजनाओं का दायरा बढ़ाया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में प्रारंभ हुई। कल समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा में बोल रहे हैं कि हम भी करना चाहते थे, लेकिन हमें तो पहले हटा दिया गया। लेकिन 1972-73 में बनी थी, पूरी नहीं हो पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। बाण सागर परियोजना, अर्जुन साहेब परियोजना, ये सभी 20 ऐसी परियोजनाएं थी जिसे समय से पूरा किया गया। और आज हम लोग तमाम अन्य परियोजनाओं को इसके माध्यम से इस बजट में भी उसका प्रावधान, मध्य गंगा नहर परियोजना है और भी अन्य तमाम परियोजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग इस बजट में उसका प्रावधान किए। महोदय, 2012 से 17 के बीच प्रदेश के अंदर 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। जो लोग कहते हैं किसानों की आमदनी क्या दुगनी हुई, तो मेरे आंकड़ों को नोट करेंगे और फिर उन आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे कि कितना उतना हो रहा है। 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 12,800 करोड़ या कैसा, किसान के खाते में सीधे नहीं गया, या पैसा बीच के किसी एजेंट के माध्यम से किसान को मिला होगा। 12,800 करोड़ नहीं मिला। 17 से लेकर के 22 के बीच में हम लोगों ने 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया और किसान के खाते में पैसा गया 40,159 करोड़ रुपए का पैसा भुगतान किसान के खाते में किया। और 12,800 और 40,159 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हमने पैसा दिया। क्या इसमें कोई अंतर ही नहीं है क्या? 2012 से 17 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। 17,190 करोड़ रुपए धान का भुगतान किया गया, वो अभी एजेंट के माध्यम से, सीधे किसान के खाते में नहीं। और 17 से लेकर के 2022 के बीच 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया और 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान को किया। ये कई गुना ज्यादा है। इसी प्रकार से 22-23 में 10,75,303 किसानों से 13,303 किसानों से 64,64,000 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया, जिसमें 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में किया गया। और पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद हो गई और एक बड़े दाम पे बेच दी जाती थी, टोली होती थी, पर्ची के लिए मारामारी होती थी। महोदय, आज पर्ची के लिए कोई मारामारी नहीं, टोली कोई नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्यक्रम जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको छोड़ के बाकी हम लोगों ने किया। महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमारी सरकार ने उस चीनी मिल को नए सिरे से, बस्ती में मुंडेरवा की चीनी मिल, इसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी राजनीतिक वोट कैसे की। हमारी सरकार ने उस चीनी मिल को फिर से बनाया। आज वो फिर से वहां पर गन्ना पेराई का काम कर रही है। पिपराइच की चीनी मिल फिर से गन्ना पेराई का काम कर रही है। अब तक हम लोग पिछले 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पूरे नहीं हुए, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर 1,98,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करा चुके हैं। और महोदय, गन्ने का दायरा भी बढ़ा है। अगर मैं इस पैसे की तुलना करूं तो समाजवादी पार्टी सरकार और पिछले 7 से लेकर के 17 के भी 10 वर्षों की सरकारों की तुलना अगर मैं करूं तो ये राशि बढ़ करके 1,02,000 करोड़ रुपए अधिक भुगतान ये है। और अभी जो भुगतान बाकी है तो लगभग 5800 करोड़ यानी 5,800 करोड़ का भुगतान बाकी है, जिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन महोदय, ये भी है कि आज 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें 100 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो
10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। इसके पहले कभी नहीं हो पाती। प्रदेश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत भी 52 सिवर जो एसटीपी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, 28 पूर्ण हो चुकी हैं, 17 पर कार्य प्रगति पर है, 7 परियोजनाओं का कार्य बहुत शीघ्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमामि गंगे का परिणाम 2019 में प्रयागराज कुंभ भी है। प्रयागराज कुंभ 19 और प्रयागराज का कुंभ 2013 उदाहरण सबके सामने। 13 में पूर्ण कुंभ था, 2019 में अर्ध कुंभ था। कुंभ हम लोगों ने कुंभ के रूप में उसकी व्यवस्था की, लेकिन 13 की तुलना में दोगुने श्रद्धालु 19 में आए। गंगा अविरल और निर्मल थी। स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया दुनिया के अंदर, और जो कोई आता था युद्ध होता था प्रयागराज आकर। लेकिन 13 में क्या हुआ? अव्यवस्था थी, अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, और उस समय के नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री जब कुंभ की प्रेजेंटेशन को लेकर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाना चाहते थे तो पूरा पहुंच भी नहीं पाए। उत्तर प्रदेश को किस प्रकार की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अंदर आज इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है। 23-24 में कृषि के निजी निरूपकों पर उपभोक्ताओं की विद्युत बिलों में अब तक हम लोगों ने 50% की छूट और इसको 100% करने के लिए भी 1500 करोड़ का पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 30,000 सौर पंप स्थापित करने का एक लक्ष्य लिया गया। इस पर कार्रवाई चल रही है। एफपीओ के गठन के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, और इस नए वित्तीय वर्ष में सहजाद बांध सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, कसनौदा बांध और लखेरी बांध को भी पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है, जिस पर हमारा युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। महोदय, फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर दलहन और तिलहन के जो किसान हैं उनको मिनी किट उपलब्ध, निःशुल्क में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यह भी व्यवस्था हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हनी, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था है, और निराश्रित गोवंश के लिए भी व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें रखरखाव पर 750 करोड़ रुपए, और यहाँ पे 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पहले से ही 3 योजनाएं इसके लिए हमारी चल रही हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर पहली है निराश्रित गोआश्रय स्थल, जिनमें प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक गोवंश को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। इस योजना के माध्यम से कोई भी किसान निराश्रित गोआश्रय स्थल से 4 गोवंश को अपने घर में अगर देखभाल करता है तो 900 रुपए हर गोवंश का हर महीने राज्य सरकार उसे देगी। 1 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के पास इस प्रकार की गोवंश। और तीसरा है कुपोषित परिवारों को दी जाने वाली व्यवस्था, जिसमें एक गाय, दूध देने वाली गाय, ब्याई की गाय, कुपोषित परिवारों को दे रहे हैं। काफी कुपोषित परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 900 रुपए भी हर महीने हम उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। दुग्ध विकास से संबंधित जो नीति है उसके लिए व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। निषादवाद बोर्ड सब्सिडी योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और महोदय, जल जीवन मिशन के लिए हमने 22-23 में 19,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी।
23-24 में बढ़कर के 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हर घर पहले बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता, आज हम हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं।